हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी के 85% स्टेट कोटा के लिए जो काउंसलिंग हो रही है नीट 2022 के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसके काउंसलिंग के रूल्स के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेके कंफ्यूजन आ रहा है, नोडल सेंटर पे जाना है नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ों को लेके जो कंफ्यूजन आ रहा है। इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हैं, राउंड 1 और राउंड 2 के रूल्स कौन से हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा से अलग हैं थोड़े, जिनको आपको ध्यान में देना है उत्तर प्रदेश के लिए, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे नीट 2021 के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या आती है आपकी यूपी की, राउंड 1 और राउंड 2 और मॉप अप राउंड की। ठीक है, साथ ही अपन बात करेंगे आपकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए आपके 85% उत्तर प्रदेश के कोटा के लिए, और आपके यूपी के 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है कैटेगरी वाइज, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिनमें बच्चों को डाउट आ रहा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग में प्रतिभाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये प्रथम व द्वितीय चक्र हेतु आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए, अगर आप कराना चाहते हो काउंसलिंग, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको 2000 रुपये जमा कराने होंगे, जो कि आपका रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो कि आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, ये है, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यदि अभ्यर्थी प्रथम राउंड की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं करा तो बच्चे पूछते हैं कि सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपको उत्तर प्रदेश के अंदर सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिल जाता है। ठीक है, यूजी नीट 2022 की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अभिलेखों का सत्यापन आवंटन से पूर्व ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाएगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु नामित नोडल सेंटरों की सूची वेबसाइट, जो कि आपको मेंशन कर रखी है, पे अपलोड हो जाएगी। अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये सीन है। अभी तक जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर हमको नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा अलॉटमेंट से पहले, तो अभी तक इसमें क्लियरली कुछ लिखा नहीं है। अभी तक जो लिखा है उन्होंने सिर्फ ये लिखा है ऑनलाइन। ठीक है, आपको पोर्टल पे अपलोड करने होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद में आपको यदि कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, पिछले साल तक ये होता था कि पहले आपको जाना पड़ता था। ठीक है, अभी आपका ये है कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ आपको नोडल सेंटर की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कराई दी जाएगी वेबसाइट पे। अभी तक के हिसाब से आपको नोडल सेंटर पे अलॉटमेंट से पहले नहीं जाना है। जो भी सूचना आएगी, कोई चेंजेस होते हैं वेबसाइट पे आपके अपडेट आ जाएगा, और आप टेलीग्राम पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लेना है ना, नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, और यही नेम है टेलीग्राम चैनल का जो यूट्यूब का नेम है। ठीक है, अब देखो क्या है, अभ्यर्थी इच्छुक नोडल सेंटर पर निम्नलिखित अभिलेखों की स्कैन कॉपी जो स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य हो। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ये जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी पीएच वगैरह इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो ये आपको अपलोड करने होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको उन बच्चों को अपलोड करना होगा जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं या कोई भी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के किसी और स्टेट से करिए, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट से करिए, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आगे के देखो, आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल शैक्षणिक अभिलेखों की सत्यापन आवंटित कॉलेज या नोडल सेंटर पर कराना होगा। ठीक है, इनमें अलग से भी इन्होंने मेंशन करा है। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वहां जाके या फिर नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में फीस वगैरह देख लेते हैं। अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में तो 30,000 इसकी फीस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि टोटली रिफंडेबल है अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ते हैं। रिफंडेबल आपकी जब करी जाएगी जब आप रूल्स और रेगुलेशन तोड़ देते हैं। क्या रूल्स रेगुलेशन है वो भी अभी बात करेंगे आगे ना। फिर आपकी देखेंगे निजी मेडिकल, आप प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए तो 2 लाख, प्राइवेट बीडीएस के लिए 1 लाख आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख जमा कराने पर वह राजकीय और निजी क्षेत्र की एमबीबीएस बीडीएस क्षेत्रों में
एलिजिबल है। मतलब 2 लाख आपने जमा करा दी तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में एलिजिबल हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपकी प्राइवेट की 2 लाख है, गवर्नमेंट की 30,000 अलग से, ठीक है। 2 लाख करा दी तो सारा काम उसमें हो जाता है। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं करी जाएगी। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपकी फीस में एडजस्ट नहीं होगी, ये आपको रिफंड होगी। रिफंड होने के बाद में आपको कुछ महीनों बाद, कुछ समय के बाद में आपको अपने अकाउंट में मिल जाएगी, पर फीस कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको फिर से नई जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अनावंटित आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि उसी बैंक खाते में, मतलब आप जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे उसी में आपको वापस रिफंड आएगा, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट का है तो आप खुद ऐसे बैंक अकाउंट से करो, किसी साइबर कैफे से पेमेंट मत करना, खुद के बैंक अकाउंट से करना। साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भी भरो तो जो पेमेंट करो वो अपने अकाउंट से करना, ठीक है। प्रथम राउंड की काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय, निजी क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेजों की सूची पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, है ना। पहले राउंड की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी आपकी, ठीक है। और कितनी भी चॉइस फिल कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एमसीसी की काउंसलिंग की तरह नहीं है, ऑल इंडिया की कोटा की काउंसलिंग की तरह की ऑटो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको चॉइस लॉक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चॉइस लॉक ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएगा। आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आपने चॉइस लॉक नहीं करी खुद ने। ऑटो लॉक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गई चॉइस के उपरांत कॉलेज पाठ्यक्रम आवंटन हेतु आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। राउंड 1 आपका ज़्यादातर स्टेट्स में फ्री एग्जिट होता है, आपका एमसीसी का राउंड भी फ्री एग्जिट होता है ऑल इंडिया कोटा का, पर उत्तर प्रदेश का नहीं है। इसीलिए आपके उत्तर प्रदेश के राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से ज़्यादा जाती है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा पिछले साल कैसे गई थी। उसका रीज़न ये है क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अच्छा खासा है, 30,000 रुपये। ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 10,000 है, उत्तर प्रदेश में 10 आपका 30,000 रुपये। अगर उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल जाता है और वो आप नहीं लेते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये जब्त हो जाती है। अगर राउंड 2 में फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ आपको वापस से 30,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। इसलिए बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो राउंड 1 की सीट उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़ते हैं, ठीक है। राउंड 1 की सीट वो ले लेते हैं, सेकंड से अपग्रेड कराने का देखते हैं, क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे तो उनके 30,000 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी को द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग लेने हेतु पुनः सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपकी। राजकीय क्षेत्र की मेडिकल कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कॉलेज में पूर्ण की जाएगी, ठीक है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में आप जाते हो तो नोडल सेंटर पे आपकी ये प्रोसेस पूरी होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ST SC कैटेगरी से हो और आपके उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मेट है उसी पे आपका डोमिसाइल होने चाहिए ST SC वाले, है ना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड की काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करा दिया है पर आपको पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या फिर शामिल नहीं हो पाते तो द्वितीय राउंड के लिए आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आपकी सेकंड राउंड के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल होंगे अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के बाद में, ठीक है। ये तो आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब अपन यूपी की बात करेंगे, कट ऑफ्स की बात करेंगे, लास्ट ईयर की बात करेंगे और साथ में इस ईयर क्या जा सकती है उसकी बात करेंगे। साथ ही अपन चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे फिल करनी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप नीट 2022 के लिए पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इसमें आपकी कवर होगी 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा, दोनों की काउंसलिंग कवर होगी। आपको अपने बेस्ट चांस कहाँ पे है, कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा वो आपको पता लग जाएगा। लास्ट राउंड तक आपको असिस्टेंस मिलेगी, मॉप अप राउंड तक, है ना, स्टे वैकेंसी तक आपको असिस्टेंस मिलेगी। चॉइस आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। व्हाट्सअप पे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो ना, व्हाट्सअप असिस्टेंस आपको लास्ट राउंड तक मिल जाएगी। आपकी कोई भी डाउट हो पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो। चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको ऑल इंडिया कोटा की और बाकी के स्टेट कोटा की भी आपको मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया की बॉन्ड पॉलिसी आपकी क्या है वो आपको पता लग जाएगी। आपके रैंक के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। पिछले साल के
इंपॉर्टेंट पीडीएफ और जो इस साल की जो जो काउंसलिंग होती जाएंगी उनके इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराती जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है? 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ इसकी फीस है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों कवर हो जाता है आपका। ठीक है, पेमेंट कैसे करना है? आपको ये अमाउंट इस नंबर पे करनी है ना, फ़ोन पे, पेटीएम या जीपे के द्वारा आप कर सकते हो। सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आप अपने डाउट पूछ सकते हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग, फिर आप काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हो। ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। आपकी 2022 के लिए चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए यूपी में? ठीक है, टॉप मेडिकल कॉलेज है आपका केजीएमसी। ठीक है, केजीएमसी लखनऊ से शुरू करेंगे आप, आरएमएल लखनऊ, जीएसवीएम कानपुर, ठीक है, प्रयागराज, फिर मेरठ, फिर नोएडा, फिर आगरा, फिर गोरखपुर, फिर झांसी, फिर इटावा, फिर कन्नौज, फिर सहारनपुर, फिर अंबेडकर नगर, फिर अयोध्या, जालौन, ठीक है, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, बांदा, ठीक है, सज्जनपुर, बस्ती, बहराइच, चिटा, हरदोई, देवरिया, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर एंड गाजीपुर। ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए 31 मेडिकल कॉलेजों की। ठीक है, आपकी टॉप टू बॉटम ये प्रेफरेंस लिस्ट बताई गई है आपको। ठीक है, कोई चेंजेस करना चाहो लास्ट के कॉलेजेस में अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर कोई कॉलेज आपके घर के पास में पड़ रहा है तो उसको ऊपर डाल दो, पर ऊपर के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में चेंज मत करना। ठीक है, ये टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके, इनमें चेंज मत करना। ठीक है, अगला और इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे कट ऑफ्स के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आपकी पिछले साल जो कट ऑफ थी, ठीक है, आपकी पिछले साल की कट ऑफ का जो डाटा था वो राउंड 1 की कट ऑफ आपकी जो गई थी, राउंड 1 की कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की जो गई थी वो थी आपकी 601। ठीक है, पर राउंड 2 में आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, राउंड 1 की कट ऑफ 601 थी, राउंड 2 में आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो गई 613 चले गई थी। ठीक है, राउंड 1 में आपकी जो कट ऑफ थी वो थी 18,298 जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राउंड 2 मैंने लिख दिया है। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ओबीसी में आपकी 597 मार्क्स थी, ऑल इंडिया रैंक आपकी 20,206 थी। ठीक है, और आपके 597 मार्क्स थे। ठीक है, राउंड 1 601, राउंड 2 आपका 597 ओबीसी में, और ये भी 613 राउंड 2 में चले गई थी। ठीक है, आपकी ये सारी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा कट ऑफ्स वगैरह, पर एक बार आप समझो क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में आपकी गई थी 19,340, मार्क्स थे 599, और आपके सेकेंड राउंड में 599 से 607 हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, एससी कैटेगरी की आपकी थी 1,29,000 के आसपास, मार्क्स 454, इससे आपकी 453 ये डिक्रीज हुई थी। एसटी की आपकी थी 4.6 लाख, 4,60,000 के आसपास थी, 241 नंबर थे राउंड 1 में, और राउंड 2 में जो आपकी बढ़ के हो गई थी 296 मार्क्स। ठीक है, आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा यूपी का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, देखो ज़्यादातर स्टेट्स में क्या होता है, राजस्थान जैसे स्टेट्स की मैं अगर बात करूं तो राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, क्योंकि राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट टाइप होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपकी जब्त नहीं होती है। ठीक है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। पर यूपी जैसे स्टेट में क्या है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, 30,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको वापस नहीं मिलता, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर से 30,000 जमा करा के करना है। तो जब राउंड 1 में ज़्यादातर बच्चे करते ही नहीं है सीट खाली, जो मिलने के बाद मजबूरी में लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का वेट नहीं करते। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में चले जाते हैं बाकी के स्टेट राजस्थान जैसे के, तो ना यहाँ पे जाते हैं यूपी में, पर कम बच्चे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर वो जाते हैं तो 30,000 जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट होती है वो उनको वापस नहीं मिलने वाली, अगर वो यहाँ पे अगर सीट में एडमिशन भी नहीं लेते हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट लेने के भी कम ही लोग जाते हैं, तो आपके ये चीज़ समझनी है। फिर अगर कम बच्चे सीट छोड़ेंगे, ठीक है, आपको अलॉट होने के बाद कम बच्चे उसको छोड़ेंगे, या फिर कम बच्चे ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया स्टेट के सेकंड राउंड में सीटें कम आएंगी। जब सीटें कम आएंगी तो स्टेट के सेकंड राउंड की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि मेरे को फर्स्ट राउंड में यूपी में लास्ट के कॉलेज मिल रहे हैं तो मैं उसको ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में देख लेता हूँ, फिर मैं यूपी के सेकेंड राउंड में चले जाऊँगा। तो आप देख सकते हो कि यूपी के सेकेंड राउंड में कट ऑफ बढ़ जाती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये पिछले साल का डाटा बता रहा हूँ, इस साल का भी मैं आपको डाटा बताऊंगा। ठीक है, ओबीसी की मैं देखूं तो आपकी ये कट ऑफ थी, हर कैटेगरी में आप देख सकते हो बढ़ने के चांस आपके रहते हैं। ठीक है,
ये पीडीएफ थी, मैंने वापस से लिख दिया डाटा, ठीक है। मैं सोच रहा था गायब कहाँ पे हो गई, मैंने पीडीएफ शेयर करी थी, पर अभी देख लो ना, ये क्लियरली आपको दिख रही है, ठीक है। ये काफ़ी ब्यूटीफुली लिखा था, ठीक है। अब आप देख सकते हो, सारा चेंज देख सकते हो, 601 से 613, 597 से 613, 599 से 607, और 454 से 453, और 241 से 296। अब इस साल क्या आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, कट ऑफ में क्या चेंज आ सकते हैं। जनरल कैटेगरी की देखो राउंड 1 में मैं आपको थोड़ी सी बढ़ी हुई कट ऑफ बता रहा हूँ। मेरे पास रीजन है इसके, मेरे पास रीज़न है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीने पहले मैंने बात करी थी कि यूपी के बच्चों की परफॉर्मेंस पिछले साल की तुलना में इंक्रीज़ हुई है, और सबसे ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस में सुधार होता हुआ दिख रहा है तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट है। आप देखोगे राजस्थान में भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, राजस्थान के बच्चे टॉपर रहते हैं। पिछले साल राजस्थान के टॉप 10,000 में 1800 बच्चे थे, वो इस बार सिग्निफिकेंटली कम हो गए, 1400 बच्चे रह गए। तो अब कौन सा स्टेट बचा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। भाई 10,000 बच्चे तो पहले भी 10,000 रैंक में 10,000 ही बच्चे फिट होंगे, इस साल भी 10,000 रैंक में 10,000 बच्चे फिट होंगे, पर अगर राजस्थान का कम जा रहा है, जो 1800 से 1400 हो गए हैं, तो यूपी का बढ़ने के चांस है, और जिसको सिग्निफिकेंटली अपने को टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी बताता है। और दूसरा, यूपी के अंदर नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, ज़्यादा सीटें कोई बढ़ नहीं रही आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपके उत्तर प्रदेश के राउंड 1 की कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश की राउंड 1 की कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, पर इतना इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर टॉपर्स भी काफ़ी सारे आएंगे तो टॉपर्स ने ऑलरेडी राउंड 1 के थ्रू ऑल इंडिया कोटा में ले लिया होगा, अच्छी कॉलेजेस भी ले ली होंगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी 17,000, ओबीसी 19,000, ईडब्ल्यूएस 18,000 के आसपास, और SC ST में देखो काफ़ी वेरिएशन होता है। ST SC का प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने ST SC का देखो पिछले साल वाला ही लिख दिया है, ठीक है। मैंने कोई चेंज नहीं करा है ST SC के में, क्योंकि पता नहीं होता कि कितने बच्चे आपके ST SC के हैं बीच में ना। काफ़ी देखो 4,60,000 तक पिछले साल कट ऑफ गई थी, तो ऑब्वियसली अपन पता नहीं लगा सकते कितने बच्चे हैं, क्योंकि चुनिंदा बच्चे होते हैं ना, कितने बच्चे आएंगे, तो ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सिंपली पिछले साल का कट ऑफ लिख दिया। बाकी जनरल, OBC और EWS का यदि मैं बताऊं तो थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अगर ना जाए तो अच्छी बात है, पर जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो राजस्थान का रिजल्ट आया, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया, और जो यूपी में सीटें नहीं बढ़ी हैं ना, उसका मैं आपको इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह और स्टेट की इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, और ये यूट्यूब चैनल आपको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मैं यूट्यूब लाइव वगैरह भी आता रहता हूँ, जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, ये फीचर्स हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।